यहाँ पे 4p का होगा, और टेल्यूरियम है यहाँ पे Te, एंड दैट विल बी द ऑल्सो फ्रॉम द 5p। सो ये पाया गया, इट इज ऑब्जर्व दैट कि सेकेंड पीरियड का अगर डोनर एटम है उसको छोड़ के थर्ड पीरियड से, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे सॉफ्ट होते हैं। ये सारे सॉफ्ट की श्रेणी में आते हैं, ये सब सॉफ्ट होंगे, राइट, ये सारे सॉफ्ट होंगे। तो यूं कह सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये वाला इन सब के कंपेरिजन में, ये भी एक रिलेटिव टर्म है, ये हार्ड है। तो अगर आपका डोनर एटम थर्ड पीरियड का है या फोर्थ पीरियड का है या फिफ्थ पीरियड का है, तो ड्यू टू द इंक्रीज बल्किनेस इन द साइज, द पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस एंड देयरफॉर सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, सॉफ्टनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस, राइट। हम लिख सकते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ऑन मूविंग फ्रॉम top to bottom in a group, softness increases, softness increases। so softness का ऑर्डर क्या होगा? so this will be the order of softness, ठीक है, this will be the order of softness, ये softness का ऑर्डर होगा। नाउ इस तरह से अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड और देन आयोडाइड, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस, राइट। और अगर हमारे पास R3N है और यहाँ पे हमारे पास R3p है, तो नाइट्रोजन डोनर एटम और फास्फोरस डोनर एटम में R3N की अगर आप बात करेंगे और R3p की बात करेंगे, तो ये सेकंड पीरियड का है और थर्ड पीरियड का है। तो इन दोनों में हम जो रिलेशन दिखाएंगे, R3p इज सॉफ्टर देन दैट और द R3N। लेकिन याद रखिएगा R3N हार्ड नहीं होता, ये बॉर्डर लाइन केस है, ये सॉफ्ट। और आपने सहायक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो एक तो होते हैं हार्ड, एक होते हैं सॉफ्ट, एक होता है बॉर्डर लाइन केस। तो R3N जो है वो बॉर्डर लाइन केस है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें कि R3N में और R3p में विच इज सॉफ्ट, तो नो डाउट R3N और R3p में R3p जो है सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। नाउ एक और बात मैं आपको बोल सकते हैं कि जिन जिन न्यूक्लियोफाइल के अंदर अल्फा इफेक्ट लगते हैं, अल्फा इफेक्ट वाले न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, राइट, जिन जिन न्यूक्लियोफाइल के अंदर अल्फा इफेक्ट लगते हैं उनका नेचर सॉफ्ट होता है। द न्यूक्लियोफाइल इन विच अल्फा इफेक्ट अकर्स हैविंग सॉफ्ट नेचर। जैसे मान लीजिए अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, राइट, हाइड्रोक्साइड की बात कर दिया एंड पर ऑक्साइड की बात कर दिया। देखिए इसीलिए कुछ फिक्स नहीं है बच्चों, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। अगर किसी ने माइंड में ये बैठा लिया कि ऑक्सीजन को सर ने हार्ड बोला है और जहां ऑक्सीजन दिख जाएगा सबको हार्ड बोलेंगे, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। इसलिए माइंड में एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे इस श्रेणी में ऑक्सीजन डोनर एटम है। व्हाट इज द डोनर एटम? सो यहाँ का डोनर एटम ऑक्सीजन है, और यहाँ भी डोनर एटम ऑक्सीजन है, और यहाँ भी डोनर एटम ऑक्सीजन है। और इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि फर्स्ट वाला तो हार्ड है लेकिन सेकंड वाला क्या हो गया, सॉफ्ट है। क्योंकि जिन न्यूक्लियोफाइल के अंदर अल्फा इफेक्ट लगते हैं उनका नेचर सॉफ्ट नेचर का होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अल्फा इफेक्ट, अब जैसे देखो इसमें है RS निगेटिव है और RS और S निगेटिव है दोनों में। इसमें सल्फर ऐसे भी सॉफ्ट है और यहाँ का भी सॉफ्ट है, दोनों ही सॉफ्ट है, लेकिन ये दोनों सॉफ्ट है। RS माइनस बी और RSS माइनस दोनों ही सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो जिनमें अल्फा इफेक्ट लगता है, बोलते हैं ना जैसे डिग्री हम लोग पढ़ते थे, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, इस तरह की वाली बात आप सोच सकते हैं, ये उससे ज्यादा सॉफ्ट है। समझ में बात आ रही है? एक और बात मुझे ये बतानी है कि जिन न्यूक्लियोफाइल के अंदर, जो भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं और जिन न्यूक्लियोफाइल के अंदर आप जैसे आप ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल की बात कर ले जो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे आप इथिलीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इथिलीन कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? पाई बॉन्ड से डोनेट करेगा। तो इन जनरल हम एक बात बता सकते हैं आपको कि वह बात यह है कि अगर मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करता है, जैसे पाई डोनर स्पीसीज, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? इथिलीन हो सकता है, ब्यूटाडाइन हो सकता है कि नहीं है, बेंजीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। ये सारे जो स्पीसीज जो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पाई बॉन्ड डोनर है, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो जो न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन सब न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर है वो सभी सॉफ्ट होते हैं। सो दिस ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर द सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये सारे के सारे इनका जो नेचर है वह सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का नेचर होता है, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई, तो हम लोग अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। आपको समझ में आई ये बात? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बोलिए। आंताराम व्हाट्स रिक्वेस्ट यू प्लीज है। ये एग्जाम्पल नंबर हमने फर्स्ट डिस्कस किया, ये एग्जाम्पल नंबर हमने सेकंड डिस्कस किया, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड डिस्कस किया, ये एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस किया, और ये एग्जाम्पल नंबर हमने 5 डिस्कस किया। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये बताया था कि हमने आपको पढ़ाया था अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट पढ़ाया था, और अल्फा इफेक्ट में ये बताया था कि अगर डोनर एटम के बगल में कोई हेट्रो एटम है, डोनर एटम के बगल में कोई हेट्रो एटम है, और हेट्रो एटम, डोनर एटम के बगल में कोई हेट्रो एटम है, और दैट हेट्रो एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस तरह के न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। अल्फा इफेक्ट यही पढ़ाया था ना, इफ द डोनर एटम कि अल्फा पोजीशन के ऊपर इफ देयर इज ए हेट्रोएटम एंड दैट हेट्रोएटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन, if that atom having lone pair of electron, then the nucleophilicity of the nucleophile is going to be increased, and that effect is called alpha effect. That effect is called alpha effect. ठीक है, तो आज हम ये बोल रहे हैं कि जो हमने पिछली लेक्चर में अल्फा इफेक्ट डिस्कस किया था, जिन जिन न्यूक्लियोफाइल के अंदर अल्फा इफेक्ट लगता है उनका नेचर सॉफ्ट होता है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। बेंजीन, अब इसमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि कौन सा, जैसे आप इथिलीन, ब्यूटाडाइन और बेंजीन, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ये सब सॉफ्ट नेचर का है। ऐसा नहीं है कि इथिलीन सबसे ज्यादा सॉफ्ट है या बेंजीन सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, इस तरह का कोई ऑर्डर बुक में डिफाइंड नहीं है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वह न्यूक्लियोफाइल जो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, वो सारे न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस एक डिमार्केशन लाइन है कि एक 40,000 से नीचे वाले को हम लोग पुअर बोलेंगे और 40,000 से ऊपर वाले को रिच बोलेंगे, ऐसा डिमार्केशन लाइन है। इन सभी में आपस में ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है और कोई काम नहीं इनका। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ये भी सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट है, बस इतना। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देने वाले जो भी न्यूक्लियोफाइल होंगे वह सब सॉफ्ट की श्रेणी में आते हैं, जैसे इथिलीन, ब्यूटाडाइन, बेंजीन, अल्काइन एक्सेट्रा। अब जो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देंगे तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ, जैसे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, ये सेलेनियम पे नेगेटिव चार्ज है, ये सब तो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जैसे फ्लोरीन है, उस पर भी नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आई नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे अगर डोनर एटम का साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, पोलराइजेशन बढ़ती है, और पोलराइजेशन बढ़ने से सॉफ्टनेस इंक्रीज करता है। तो इनमें भी सॉफ्टनेस होता है। अभी तो नॉन बॉन्डिंग वाला केस ही देख रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे तो नॉन बॉन्डिंग वाला ही केस देख रहे थे। तो इसमें हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, साइज के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे जितना ज्यादा साइज होगा उससे नहीं ज्यादा सॉफ्टनेस इंक्रीज करेगी। नाउ अब देखिए, मान लीजिए वी हैव एन एग्जांपल लाइक दिस। मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, और डिस्पर्सल ऑफ चार्ज,
सपोज यहाँ पे अगर आपने पूछा जाए कि इन दोनों में सॉफ्ट कौन है ज्यादा, दोनों में सॉफ्ट ज्यादा कौन है, इन दोनों में सॉफ्ट नेचर किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा कि सल्फर का होगा। ऑक्सीजन एंड सल्फर में कंपेयर करें तो सल्फर का होगा, सल्फर और सिलेनियम में कंपेयर करें तो सिलेनियम का होगा। सॉफ्टनेस का ऑर्डर अगर लगाना चाहें तो ये ऑर्डर हो सकता है, एक एग्जांपल है। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, इन जनरल अगर दो डोनर एटम में कंपेयर करना है, समझ रहे हैं ना, दो डोनर एटम में कंपेयर करना है। जैसे मान लीजिए इन जनरल ये एक डोनर एटम है, ठीक है, अल्कोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव। अब ये आप बिल्कुल मत ये दिमाग में लाइएगा कि सॉफ्ट जो होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और हार्ड जो होगा पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। सबकी अपनी अपनी ब्यूटी है। सॉफ्टनेस कैसे देखा वो देखिए, ये कंपेयर माइंड में अगर आएगा तो फिर आप इसकी एसेंस आपसे निकल जाएगी और आप जो है ना सब पढ़ नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों में डोनर एटम कौन है, प्लीज आइडेंटिफाई द सेकंड एग्जांपल। इन दोनों में डोनर एटम कौन है, अगर आप दोनों एटम की बात करेंगे, हु इज द डोनर एटम इन बोथ दिस केसेस। तो इस वाले केस में आपको पता है कि ऑक्सीजन इज द डोनर एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम है और यहाँ पे कौन डोनर एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो दोनों डोनर एटम तो ऑक्सीजन है। बट अगर आप देखिएगा फर्स्ट वाले में, दैट इज अल्कोक्साइड, फर्स्ट इज व्हाट, अल्कोक्साइड। फर्स्ट वाला क्या है बेटा, अल्कोक्साइड है, ये अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड है। और सेकंड वाला क्या है बेटा, कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें अल्फा इफेक्ट नहीं ना बेटा, अल्फा इफेक्ट दोनों एटम के बगल में हेट्रोएटम होना चाहिए। तो हेट्रोएटम कहाँ है, ऑक्सीजन के बगल में तो कार्बन है। दोनों एटम से क्या लगना चाहिए, हेट्रोएटम। तो हेट्रोएटम तो ऑक्सीजन उसके बाद लगा है, अल्फा इफेक्ट से डील नहीं होगा ये देखिए आपको हमने थोड़ा पढ़ाया था लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, लोकलाइज्ड। तो यहाँ पे जो अल्कोक्साइड है बताओ तो रेजोनेंस कर सकता है क्या, अल्कोक्साइड का जो ओ नेगेटिव चार्ज है, जो लोन पेयर है, वो रेजोनेंस कर सकता है क्या, बताइए, रेजोनेंस कर सकता है, नहीं कर सकता ना बेटा। लेकिन कार्बोक्सिलेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस कर सकता है, नहीं कर सकता, रेजोनेंस कर सकता है ना, ये कर सकता है। ऐसे ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, अगर आप इसका लिखोगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे, तो अगर मान लीजिए इफ यू वांट टू राइट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन हाउ यू कैन राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्लीज सी कि इसमें हम लिख सकते हैं कि इन दोनों को हम लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ माइनस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, वन यूनिट नेगेटिव चार्ज अल्कोक्साइड के केस में, इन केस ऑफ अल्कोक्साइड, इस केस में एक यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पर है और यहाँ भी एक ही यूनिट नेगेटिव चार्ज है कि नहीं बेटा। एक यूनिट चार्ज कितने पे डिस्पर्स हो गया, 1 2, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है वो एक पे ही है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज दो पे है कि नहीं है, तो 0.5% एक एक पे पड़ेगी। तो व्हाट विल हैपन इफ यू राइट दिस टू, अगर इसको आप लिखोगे तो ये और ये ऑक्सीजन, सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन जनरल इफ देयर इज ए डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, इन जनरल इफ देयर इज ए डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, अगर इन दोनों में कंपेयर करना है कि विच इज सॉफ्ट, तो वो होता है कि इन जनरल इफ देयर इज ए डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, अगर चार्ज डिस्पर्स करता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, देन अगर चार्ज डिस्पर्स करता है तो चार्ज डाइल्यूट होगा, और अगर चार्ज डिस्पर्स करता है तो सॉफ्टनेस इंक्रीज करती है। इफ देयर इज ए डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, जैसे देखो ना फ्लोराइड है, फ्लोराइड में क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है कि नहीं है, इसको हमने हार्ड बोला। लेकिन आयोडाइड में क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे आयोडाइड के अंदर में चार्ज डेंसिटी जो होगा वो कम होगा। तो चार्ज डिस्पर्स हो गया, इसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज इतने बड़े एरिया पे डिस्पर्स हुआ और इसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज इतने बड़े स्पेस पे डिस्पर्स हुआ। तो व्हाट दे आर टेलिंग कि डिस्पर्सल होगा यानी पोलराइजेशन होगा, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतनी ही सॉफ्टनेस इंक्रीज करती है। तो इसीलिए इन जनरल अगर एक लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है और एक डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है,
लोकलाइज, तो हम इजिली अवेलेबल थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी, हम थोड़ी ना कर रहे हैं कि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, हम इसको कर रहे हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, इतना कर रहे हैं। इजिली अवेलेबल से न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इसकी ज्यादा होगी, लेकिन अब जो है वो कर रहे हैं हार्ड एटम और सॉफ्ट एटम डिसाइड कर रहे हैं, हम न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं डिसाइड कर रहे हैं। इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना बोला, न्यूक्लियोफाइल तो अल्कोक्साइड ज्यादा है, क्योंकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, अल्कोक्साइड में डिस्पर्स हो गया। यहाँ पे हम इजिली बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल डिसाइड नहीं कर रहा है बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी प्लीज कीप इन द माइंड साक्षी, वी आर नॉट डिसाइडिंग हियर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, वी आर डिसाइडिंग विच इज हार्ड एंड विच इज सॉफ्ट। न्यूक्लियोफिलिसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ कह रहे हैं कि कौन हार्ड है और कौन सॉफ्ट है, दोनों एटम का नेचर कैसा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूजुअली इफ देयर इज अ डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, अगर चार्ज डिस्पर्स करता है, चार्ज फैलता है, तो उसके अंदर सॉफ्टनेस आती है, ठीक है यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट देखिए, अब देखिए सपोज कि ये सब कंपेरेटिव टर्म है बेटा, ये नहीं कर रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलेट से अच्छा न्यूक्लियोफाइल अल्कोक्साइड नहीं है। अल्कोक्साइड के अंदर जाहिर सी बात है, पढ़िएगा अभी कि अल्कोक्साइड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट, बिकॉज यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर गया तो देने के लिए कम है, ये अलग केस है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में। अभी सिर्फ देखिए कि दो डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन डोनर एटम है और एक कार्बोक्सिलेट का ऑक्सीजन डोनर एटम है। इन दोनों में हम बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलेट वाला सॉफ्ट है, बिकॉज एक सॉफ्टनेस का रूल है कि जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, सॉफ्टनेस उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी, ठीक है। डिलोकलाइजेशन जितना होगा, यस मुत्तु यू आर राइट, जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा चार्ज का, उतनी ही ज्यादा सॉफ्टनेस इंक्रीज करेगी। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको थ्योरी में कैलकुलेट कर दिया गया है। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पे एक आप ये भी पढ़े हैं, थर्ड एग्जाम्पल हियर आई कैन टेक, तो इसको आप ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलडीए ले लेंगे। तो एलडीए लेकर के बेटा यहाँ पे हम इसको इस तरह से न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं। और अगर मैं इसको रेजोनेंस लिख दूं, तो रेजोनेंस लिख करके हम लोग यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड ऐसे करके और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ऐसा होने से आप समझ सकते हैं क्या हो गया। बताओ, ये सब तो डिस्कस कर चुके हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में, है कि नहीं बेटा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में डिस्कस कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, अगर ये देगा तो ये हो गया सी डोनर, सी डोनर हो गया, है कि नहीं है। और अगर ये देगा तो क्या होगा बेटा, ओ डोनर। तो कभी कभी जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल है, कभी कभी जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के साइड से बाइंड करेगा, और कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। समझ बात आ रही है। तो जब हमको डिसाइड करना पड़े किसके बेसिस पे, तो अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन में अगर आपको पता लगाना है, तो हमने एक पॉइंट बोला था, और वह पॉइंट क्या था आपको याद होगा, कि जो सॉफ्ट होते हैं वह मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ना होकर के उनका डोनर एटम लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। सॉफ्टनेस की पहचान यह है कि सॉफ्ट का जो डोनर एटम होता है वह लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, और हार्ड का जो डोनर एटम होता है बेटा, वह मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है। ये पॉइंट कल का याद आ रहा है, बताओ ये सर नो। कल हमने डिस्कस किया था ना, जो हार्ड होते हैं, जो हार्ड होते हैं उसका डोनर एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, और जो सॉफ्ट होते हैं उनका डोनर एटम लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है। आप सबको पता है, इन जनरल पॉलिंग वाली बात करें तो पॉलिंग के केस में बेटा ये 2.5 है, और ऑक्सीजन क्या होगा बाबू, ऑक्सीजन जो है वह 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, एंड देयरफॉर यहाँ पे अगर एक ही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो इस सेंटर की अगर बात करोगे तो ये सेंटर बेटा कार्बन डोनर जो है वो सॉफ्ट की निशानी है, राइट। और जो ऑक्सीजन डोनर है वह हार्ड की हार्ड की निशानी है। इसका मतलब अगर ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कोई हो और वह हार्ड है तो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर सॉफ्ट है तो कार्बन से बाइंड करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करें, फोर्थ एग्जांपल का हम यहाँ पे डिस्कस करें, मान लीजिए आप एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात किए थे, ये इस तरह का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, CN और N, कार्बन के ऊपर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के ऊपर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन CN माइनस। नाउ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। सो इन दोनों में, कार्बन और नाइट्रोजन में, देखिए सब रिलेटिव टर्म है, जैसे आप अच्छे हैं फलां से तो दूसरा कोई आदमी है तभी तो आप उसके रेस्पेक्ट में, आप ये सब रिलेटिव टर्म है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या ये सॉफ्ट है, उसके कंपेरिजन में किसके कंपेरिजन, ये सब रिलेटिव टर्म है। समझ बात आ रही है।
ऑल आर रिलेटिव टर्म, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यही कार्बन कहीं और हार्ड हो, लेकिन ये कार्बन इन दोनों के टर्म में अब यहीं पे बोला जाएगा, ना करके ना कि आप पूरे दुनिया में जितने भी CH3 माइनस है उनको सॉफ्ट करने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप कि कहीं भी आपको कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिल गया और आप कहने लगे नहीं सर ने बोला था इसको सॉफ्ट। इट इज नॉट लाइक दैट। इस CN माइनस के अंदर ही बात हो रही है। सभी कार्बन का जिम्मा हमने नहीं रखा है। हम इसी मॉलिक्यूल के अंदर CN माइनस के अंदर ये वाला जो सेंटर है वो कार्बन है और ये वाला जो सेंटर है वो नाइट्रोजन से डोनेट करेगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर दो सेंटर है, उनमें से नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ये जो सेंटर है वो सॉफ्ट है और ये जो सेंटर है वो हार्ड है। प्लीज कीप इन द माइंड, आप इसको देख करके कहीं भी C पे नेगेटिव चार्ज मिलने लगे और उसको कहिए सॉफ्ट है, ये गलत हो जाएगा। ये इसी के टर्म में रिलेटिव है। इसी मॉलिक्यूल के अंदर दो डोनर एटम है, एक कार्बन डोनर एटम है और एक नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो हमने कार्बन को कहा सॉफ्ट और नाइट्रोजन को कहा हार्ड। तो ये कितना ब्यूटीफुल बात है। अब मॉलिक्यूल बदल दिया हमने, N डबल बॉन्ड O कर दिया और O नेगेटिव कर दिया, राइट। तो इसका मतलब है साइनाइड के केस में, CN माइनस के केस में अगर इलेक्ट्रोफाइल हार्ड हुआ तो नाइट्रोजन के साइड से बाइंड होगा और अगर इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट हुआ तो कार्बन के साइड से बाइंड होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की बात हो सकती है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखिए कितना ब्यूटीफुल बात है। यहीं पे नाइट्रोजन को अभी हमने क्या लिखा, हार्ड लिखा है ना, हार्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन को हमने हार्ड लिखा है। लेकिन अलग एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल नंबर 5 में देखिए, अगर इस एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कल आपने आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बेटा क्या होता है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है कि नहीं है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। ये ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 दोनों बराबर है, चूंकि रेजोनेंस होगा। नाउ अब एक सेंटर नाइट्रोजन है और एक सेंटर ऑक्सीजन है। ये नहीं कि इसमें अगर हार्ड हो गया तो दुनिया का हर नाइट्रोजन हार्ड होता। देखिए यहीं पे अब रिलेटिव टर्म है, दिस इज द रिलेटिव टर्म। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी। तो इस NO2 माइनस आयन के अंदर नाइट्रोजन वाला जो सेंटर है वह वाला सेंटर जो है वो बेटा सॉफ्ट सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर है। और ऑक्सीजन वाला जो सेंटर है वह सेंटर क्या है बेटा, हार्ड सेंटर है। तो ये सब अलग अलग मॉलिक्यूल पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। ये माइंड में ना होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल में जो हो गया वह सारे एग्जाम्पल में ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिलेटिव टर्म है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, टाइम की थोड़ा सा पॉजिटिव रहती है। सेकंड में अल्फा इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा इफेक्ट दोनों एटम के अल्फा पोजीशन के ऊपर है। तो दोनों एटम के अल्फा पोजीशन क्या है, यहाँ पे दोनों एटम क्या कार्बोक्सिलेट है, O और O और O, और इसका अल्फा ये हुआ, दिस इज अल्फा। और अल्फा के ऊपर है ऑक्सीजन, ये बीटा पोजीशन पे हो गया, ये बीटा पोजीशन पे हो गया। एंड देन हियर आर। तो अल्फा इफेक्ट का इसमें कैसे होगा, अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या कहता है अल्फा इफेक्ट में, कि ऑक्सीजन जो डोनर एटम है उसके अल्फा पे हेटेरो एटम होना चाहिए। मतलब जहां कार्बन है वहां ऑक्सीजन होता तब अल्फा इफेक्ट होता। कार्बन पे कैसे नेगेटिव चार्ज है, देखो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के कितने वैलेंस होते हैं, 3 कि 4? कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 1 2 3, 1 2 3 और 2 और 1 एंड 2, ऐसा अगर हम कर देंगे तो देखो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा किसका, कार्बन का। यहाँ पे 2 शेयरिंग पे दोनों का होता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन कार्बन इज 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा। और नाइट्रोजन का देखो शेयरिंग पे दोनों, तो यहाँ से 2
यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा कर लिया। और चार्ज कैसे डिसाइड करते हैं, हमने कहा था कि थोड़ा बहुत आप लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर 11th क्लास की किताब से पढ़ो। लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, लेविस, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा बहुत पुअर है, इतना पुअर नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक जितना आप लोग, आपको लगता है, पता नहीं, हो सकता है स्ट्रॉन्ग, बट मुझे ऐसा फील होता है कि ऑर्गेनिक आप लोग, एक ब्रूस की किताब आती है, ब्रूस की किताब, या वो भी ना पढ़ सके तो 11th-12th की किताब जो है बेटा कम से कम एक बार पढ़िए। अब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको ज्यादा जो है ना वो समझ में आए, क्या बोलते हैं, पहले के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। ये जो चार्ज देख रहे हैं Cn-, ये लेविस ऑक्टेट रूल लिखने के बाद, उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक एक एटम का इंडिविजुअल निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसा अब ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव, और वैलेंस से कम है तो पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन साइड में क्या है, 1 2 3 4 और 5, नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट है और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस के बराबर ही इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। कार्बन साइड से देखें तो 1 2 और 3 और 4 और 5, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4, लेकिन इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं 5 रखा हुआ है, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है, तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऐसे निकलता है चार्ज, ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से निकलता है। ठीक है, नाउ सपोज कीजिए ये O है और ये O है और ये O है और ये O है, राइट। अब सबका ऑक्टेट पूरा करना है, ये सब लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आता है बेटा, समझ में, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमको तो नहीं पढ़ाना है, कम से कम आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। देखिए, दो इस ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3 सबका ऑक्टेट पूरा करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 और 2 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन नंबर 1 के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन नंबर 2 का देखते हैं, इसमें 2 2 4 2 6, इसका मतलब 2 और लगाना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन नंबर 3 में देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये अभी ऑल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3 सभी ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लिए, राइट। अब उसके बाद क्या कहते हैं, हाउ यू फाइंड आउट द चार्जेस ऑन इंडिविजुअल एटम, जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इंडिविजुअल एटम का चार्ज निकालते हैं। अभी सभी का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, तो ऑक्सीजन नंबर 1 के ऊपर चार्ज देखते हैं क्या होगा। और ऑक्सीजन नंबर 1 का चार्ज कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन नंबर 1 का चार्ज कैसे निकालोगे, अब देखो, इस ऑक्सीजन नंबर 1 पे 11th क्लास में फार्मूला भी, फार्मूला की अप्लाई की जरूरत नहीं है, आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख करके जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो तो हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या कहता है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 एलिमेंट है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका कितना होता है बेटा, 6 होता है, तो 6 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज, और 6 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज, और 6 के बराबर है तो कोई चार्ज नहीं होगा। राइट, देखते हैं कि ऑक्सीजन का इंडिविजुअल अपना इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2, 2 तो ऑक्सीजन का अपना है जो दोनों बॉन्ड बना हुआ है, 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नंबर 1 के 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का चार्ज हो गया 0, इस ऑक्सीजन नंबर 1 पे 0 चार्ज होगा। अब ऑक्सीजन नंबर 2 का देखो तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ऑक्सीजन नंबर 2 का अपना इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो देखो ऑक्सीजन नंबर 2 का हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक इसका अपना, दूसरा इसका अपना, ये तीसरा अपना 3, ये चौथा अपना और ये पांचवा अपना, मतलब ऑक्सीजन जो 2 है उसके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन जो है इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में 5 हैं, इसका मतलब 6 होना चाहिए, एक कम हो गया, इसलिए इस ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज होगा। नाउ ये ऑक्सीजन नंबर 2 का चार्ज निकल गया +2। अब देखिए ऑक्सीजन नंबर 3 के ऊपर क्या चार्ज होगा, ऑक्सीजन नंबर 3 के ऊपर क्या चार्ज होगा उसको देखते हैं। ऑक्सीजन नंबर 3 के ऊपर क्या चार्ज होगा, देखिए एक इसका अपना, दूसरा इसका अपना, तीसरा इसका अपना, चौथा इसका अपना, पांचवा इसका अपना, छठा इसका अपना, इस बॉन्ड में एक इसका अपना, 7 हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थोड़ी ना होते हैं,
ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो 6 हो गया। और इसीलिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है तो इस पे एक माइनस चार्ज हो गया। सो ऑक्सीजन नंबर 1 having 0 charges formal charge, oxygen number 2 having +1 charge और ऑक्सीजन नंबर 3 having -1 चार्ज। ये तो इंडिविजुअल एटम का चार्ज हो गया। तो पहले तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि सो दैट ऑल सेटिस्फाई देयर ऑक्टेट। उसके बाद जब इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो सेकंड स्टेप में सभी इंडिविजुअल एटम का चार्ज निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सभी इंडिविजुअल एटम के चार्ज को जोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे 0, ऑक्सीजन नंबर 2 पे +1 और ऑक्सीजन नंबर 3 पे -1, और सब जो चार्ज आता है सभी इंडिविजुअल का चार्ज तो हो गया 0 -1 -1 और सब जोड़ दीजिएगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज निकलता है। तो 0 + 1 -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सो देयरफॉर यही O3 मॉलिक्यूल होता है। और O3 मॉलिक्यूल की क्या है, O3 है और O3 का फॉर्मल चार्ज क्या होता है 0, कोई चार्ज नहीं होता। बट O3 लिखिएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर इस तरह से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम चार्ज निकालते हैं। नाउ सपोज कीजिए, मान लीजिए नाइट्रोजन है, N है और डबल बॉन्ड है और O है। लेविस को ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए देखो कितना चार्ज चाहिए इसके ऊपर। अब देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 ये हो गया। इसका कितना चाहिए 2 2 4 2 6, अब 2 कम पड़ रहा है तो 2 8 ये हो गया। उसके बाद इसको कितना चाहिए तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। ये तो अभी हमने लेविस का पहला जो रूल है वो हमने क्वालिफाई कर लिया। उसके ऊपर क्या कहते हैं, अब फिर इंडिविजुअल एटम का चार्ज निकाले। कैसे, इसका अपना इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा चार्ज है तो -1। ठीक है, अब बीच वाले पे देखते हैं कितना होगा 1 2 3 4 5, कोई चार्ज नहीं हो, चुके 5 होते हैं तो 0 होगा। और इस पे कितना होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 होने 6 है तो इसमें भी क्या होगा 0। तो NO2 के ऊपर क्या चार्ज आएगा तो 0 + 0 और -1 इक्वल टू क्या होगा -1। इसलिए NO2 के ऊपर क्या चार्ज होता है -1 होता है। और इसमें ये सारे इस तरह से निकलते हैं बेटा चार्ज। मैं आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, नाउ जो है, अब हम लोग कहाँ थे, Cn- से बात चली थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। नाउ इलेक्ट्रोफिलिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो अब जो है हम लोग ये इसमें एक और चीज बताना रह गया फिर। ठीक है, हो गया कवर। चलो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब जिस तरह से न्यूक्लियोफाइल थे उस तरह से उसकी क्या होती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। और इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एनी स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी को जो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लेने की टेंडेंसी को, जैसे E+ है मान लीजिए, E+ इज ए स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होंगे वह इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। और अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल से के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन इधर जो लेने की जो टेंडेंसी है, इसमें लेने की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं। तो मान लिया जाए एक के ऊपर फुल प्लेजर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर थोड़ा सा 2 पार्शियल, डेल्टा का मतलब होता है कम। और अगर डेल्टा में पूछा जाए तो डेल्टा +1 और डेल्टा 2 डेल्टा +1 और 3 डेल्टा +1, जितना डेल्टा बढ़ता जाता है उतनी ही कम वैल्यू होती है। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो 1 पॉजिटिव हो गया, फिर उसके बाद डेल्टा प्लस, फिर डेल्टा प्लस प्लस, फिर डेल्टा प्लस प्लस एंड सो ऑन। जितना डेल्टा लगेगा उतनी ही लेस वैल्यू होती है। सो दिस वैल्यू इज लेस वैल्यू, जितना डेल्टा होगा तो लेस वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है
उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर है अगर न्यूक्लियोफाइल अगर है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो विच इज नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 विच इज गोइंग टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। पहले कौन एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो जिसकी ज्यादा डिफिशियंसी होगी। और पहले कौन एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आप बोल रहे हैं कि थर्ड करेगा कोई आदमी। थर्ड कैसे करेगा? थर्ड में तो बहुत माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा का मतलब क्या होता है? कम होता है। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब सबसे ज्यादा पहले कौन एक्सेप्ट करेगा? तो +1 यानी फर्स्ट वाला करेगा। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की जिसकी शिद्दत ज्यादा है, जो ज्यादा प्यास लगी है उसको, उसकी शिद्दत क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की चाहत होगी उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कि किसी चीज को, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत को इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत, कितना इग्रस है, कितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। जैसे आप लोगों के टर्म में हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपके टर्म में हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं जो है एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं आपको कुछ दे रहा हूं। तो देने का मतलब यह है कि देने वाला तो डोनर होता है, तो मुझे आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। और मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है, जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल, अगर मेरे टर्म में देखिएगा तो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है, जो आप तक वेव पहुंच रही है, ये मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। और आप लोग जो हो, जो इस विद्या को, इस एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं, तो आप में से जो बच्चा या बच्ची इसको कैच करने की जितनी पावर है, जितना शिद्दत से, कोई कोई होगा कि थोड़ा लेट लिया, थोड़ा सो लिया, थोड़ा खा लिया, थोड़ा पी लिया, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। लेकिन आप में से, हम तो देख नहीं रहे, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लगातार कान लगा करके मेरी एक एक बात सुन रहे होंगे। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो मूव भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो उनकी लेने की जो शिद्दत है वो कम है, उनका ध्यान भटका हुआ है। लेकिन जो लोग मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, एक एक लाइन टकटकी लगा करके देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उनकी ग्रहण करने की टेंडेंसी ज्यादा है। और अगर उनकी ग्रहण करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो मीन्स उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। क्योंकि आप ले रहे हैं, यू आर द रिसीवर, सो देयरफॉर यू आर इलेक्ट्रोफाइल। आई एम डोनर, मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? एजुकेशन दे रहा हूं, शिक्षा आपको दे रहा हूं, तो मैं न्यूक्लियोफाइल हूं। तो मेरे जो शिक्षा है, जो मेरे मुंह से जो निकली हुई आवाज है, टीचर का क्या काम है? टीचर बोलेगा, पढ़ाएगा, तो टीचर्स तो पढ़ाएगा, लेकिन जो टीचर की पढ़ाने की जो इंटेंसिटी है, वह टीचर की न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी। और आप पढ़ेंगे और यानी आप लेंगे, तो आपके लेने की जो टेंडेंसी है वह इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहलाएगी। सो देयरफॉर बात समझ में आ रही है? सो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं, आप जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है ये, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब इसका क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल ये इसको रिसीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? डोनेट करेगा। तो अगर ये इधर से इधर जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में बोलिएगा, सब रिलेटिव टर्म है ना, इसके रेस्पेक्ट में जोड़िएगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी, राइट। और अगर इसके कंटेस्ट में सोचिएगा, इसके रेस्पेक्ट में सोचिएगा, तो क्या हो रहा है? ये अब ये तो दे रहा है और ये इधर अपनी तरफ खींच रहा है, तो अगर इसके खींचने के संदर्भ में सोचिएगा तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहलाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग बोलिएगा ट्रू है कि फॉल्स। as the deficiency of electrophile increases, as the deficiency of electrophile increases, electrophilicity increases। as the electron deficiency मतलब डिफिशियंसी, जितना इलेक्ट्रोफाइल आपका डिफिशियंट होगा, ये स्टेटमेंट मैंने ट्रू बोला कि फॉल्स बोला? ट्रू बोला। जितना आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जो चाहत है उतनी ही ज्यादा होगी, और वही उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहलाएगी। सो मे आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म इलेक्ट्रोफिलिसिटी।
ऑफ कोर्स जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दे हैव लो एनर्जी ऑफ लूमो, तो एनर्जी इसकी क्या होती है, लो होती है। अब देखो, अब देखिए देखिए बेटा यहाँ पे फुल, अब हम लोग कुछ कुछ पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, इन दिस कॉन्टेस्ट फुल पॉजिटिव चार्ज और पोलराइज्ड बॉन्ड विथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कह रहा है कि अब मान लीजिए दो फुल पॉजिटिव चार्ज और एक पोलराइज्ड बॉन्ड विथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मान लिया जाए कि अगर आप देखिएगा कि एक एटम है, जैसे मान लीजिए ये H और ये H और ये H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट, और एक यहाँ पे ये हो गया फुल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये स्टेटमेंट, और पोलराइज्ड बॉन्ड विथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इफ आई डिस्कस अबाउट CH और H, राइट, और CH, नाउ यहाँ पे हमने लगा दिया आई, आई जानते हैं आयोडीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या एडिन व्हाटएवर। सो व्हाट दे आर टेलिंग, सो द बॉन्ड CI बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, सबको पता है पोलर बॉन्ड है तो डाइपोल किधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के अंदर, आयोडीन की तरफ डाइपोल चलेगा। सो देयरफॉर आयोडीन कंटेनिंग डेल्टा नेगेटिव और दिस कार्बन कंटेनिंग डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज नॉट ए फुल, जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा बेटे, आई एम सॉरी मैं ऊपर लिख रहा हूँ नीचे लिख देता हूँ, CI बॉन्ड है, तो अगर आप डाइपोल सोचोगे तो डाइपोल तो ये है, इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और जब ये बॉन्ड कंप्लीट आयोनाइज कर जाएगा तो इस पे पॉजिटिव और ये आयन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर ये इस तरह से पोलराइज है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, राइट। अब देखिए इन दोनों में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है, अब यहाँ पे भी एक कार्बन है विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बिकॉज इट हैज ए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी एक कार्बन है विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बिकॉज इट हैज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। whenever there is a positive charge, electron deficient, please keep in the mind, whenever there is a positive charge बाय डिफॉल्ट जितने भी लेविस एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, यानी लेविस एसिड जो होता है बेटा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और ऑलमोस्ट ऑल लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है कैसे, इलेक्ट्रॉन की कमी से आता है। तो ये क्या होगा अगर आप दोनों को कंपेयर करें कि CH3 प्लस एंड CH3 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, दिस हैज मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कि नहीं, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। इस स्लाइड में आप यही सीख रहे थे कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बेटा एक और बात बता दूं तुमको यहीं पे, मान लेते हैं कि दूसरा, ये एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर 2। सपोज कीजिए अगर मान लीजिए है कि ये कार्बन है, देखो देखो जरा सब लोग, ये C है, H है, H है और H है और H है, और यहाँ पे हमने लगा लिया OTS। OTS समझते हैं सब लोग, OTS, OTS क्या होता है, TS, OTS इज ए लिविंग ग्रुप, हम लोग पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, O ऐसा, और टॉसाइल ग्रुप होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और उसके ऊपर में ये लगा होता है CH3, दैट इज कॉल्ड OTS, OTS बोलते हैं। अब देखिए इनके बीच ये सबस्टेट बोलते हैं, इधर वाले को CH3 को सबस्टेट बोलते हैं और OTS को लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, टॉसाइल ग्रुप बोलते हैं, राइट बेटा। अब देखिए यहाँ पे इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे LG मतलब जाने वाला ग्रुप, और CH3 को सबस्टेट बोलते हैं। नाउ इफ यू सी इन दिस केस, OTS के केस में अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन लगा है, सो दिस इज द कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड आप सब समझते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5 है। सो देयरफॉर डाइपोल विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन and it is delta negative and it is delta positive, right? So therefore what will happen if the dipole will shift in this direction, यहाँ पे delta negative, oxygen is more electron negative element, and यहाँ पे delta positive charge होगा। Is it clear to all of you? अब देखो यहाँ पे देखो, अब उसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पास एक सबस्टेट है, सपोज कीजिए, और एक सबस्टेट है, तो सबस्टेट क्या है आपके पास, मान लेते हैं C है और H है और H है,
राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने लगाया एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और O। अब देखो सब लोग यहाँ पे ये जो कार्बन है ये C और O, C और O में आप सब समझते हैं कि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की तरफ ही डाइपोल शिफ्ट करेगा। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे, इस CO के केस में सिर्फ यहाँ पे ओनली एक बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये सिग्मा से इलेक्ट्रॉन भी खींचता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा से इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसमिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिग्मा से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और दूसरा कौन सा बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड, और पाई से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये दो साइड से, ये वाला बॉन्ड से भी खींच रहा है और ये वाले बॉन्ड से भी खींच रहा है, दो से खींच रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस कार्बन के ऊपर कार्बन नंबर 1 बोलते हैं और इस कार्बन जिसको कार्बन नंबर 2 बोलते हैं, मुझे बताओ किस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर कि कार्बन नंबर 2 के? वेरी गुड, बिकॉज एक आदमी तो अकेले एक कार्बन से खींच रहा है और एक आदमी किसी खींच रहा है, दो से खींच रहा है, सिग्मा बॉन्ड से भी खींच रहा है और पाई बॉन्ड से भी खींच रहा है। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये दो से खींच रहा है। तो दोनों से खींच रहा है, सिग्मा से भी खींच रहा है और पाई बॉन्ड से। ये सब पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। सिग्मा से पुल को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं और पाई का टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा पुल करेंगे, इसलिए इस कार्बन की कंपेरिजन में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 is more electrophilic. This is the electrophilicity. Electrophilicity. Is it clear to all of you? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये सबको क्लियर है? स्लाइड नंबर 5 पे कुछ पूछना है आपको? अब देखिए, नाउ ये जो पढ़ने जा रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिसेंटली पिछले साल एग्जाम में नेट में 4 नंबर का सवाल भी पूछा था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है अरेंज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा व्हाई दिस इज ऑर्डर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न। सबसे आगे एसिड क्लोराइड है, देन पहले तो मैं लिख दूं इसको फॉर्मूले के तौर में। अगर हम एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो RC+O Cl, दिस इज द एसिड क्लोराइड आयन। देन हम अल्डिहाइड की बात करते हैं तो RC+O और H, ये है। देन हम कीटोन की बात करते हैं तो RC+O और R है। देन हम एस्टर्स की बात करते हैं R+O है, दैट इज एस्टर्स। देन हम एमाइड की बात करते हैं तो RC+O एमाइड। एंड देन कार्बोक्सिलेट की बात करते हैं तो RC+O नेगेटिव है। ये तो मैंने स्ट्रक्चर के टर्म में बात कर दिया, और ये याद रखिएगा पिछले ही साल पूछा एग्जाम में, ऑर्डर आपको बहुत जगह काम आएगा। दिस इज द, हम किस चीज का ऑर्डर पूछ रहे हैं, किस चीज का ऑर्डर पूछ रहे हैं? ये हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन। ये जो कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन की। मतलब क्या जानना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं बेटे, बताओ तो। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन पूछे, मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि कौन सा, विच कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, या कौन सा कार्बोनाइल कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कुवत रखता है, टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब है, देखिए, हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू
demonstrate you how this is the इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बिकॉज आप सभी समझते हैं ऑक्सीजन और कार्बन पाई बॉन्ड्स अटैच है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स, ये टेंडेंसी है कि इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, अगर ये शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और यहाँ पे क्या है, इसके केस में आर सी ओ, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, खूब ध्यान समझ लीजिएगा एक बार में ही कि दोबारा हमको बोलना ना पड़े। आर सी ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, और ये आर है और ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे आर सी ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, और यहाँ पे ओ आर है, पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। और ये आर सी ओ निगेटिव, ओ नेगेटिव, और NR2, NR2, और इसके ऊपर पॉजिटिव। नाउ हम एसिड हैलाइड का केस वी विल डिस्कस दिस केस लेटर ऑन, अगली स्लाइड पे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अगली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अभी हम अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर अमाइड की बात करते हैं कि अभी जो ऑर्डर दिखाया गया एसिड हैलाइड को छोड़ के, इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेटर कर डिस्कस करेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब ये कहना है कि न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ है तो न्यूक्लियोफाइल को छोड़ दिया जाए, जाओ तुम अटैक करो, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है कि सबसे पहले ये यहाँ आएगा ऑर्डर के मुताबिक, क्योंकि ऑर्डर कहता है कि इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, और इसी बात को हम लोग समझने जा रहे हैं, हाउ इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो हमको समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो है वह कार्बन के ऊपर, इसीलिए वह इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ में आप सब समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि एक जनरल रूल है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसीलिए इस एंड पे नेगेटिव और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। सो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच होता तो न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करते, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन फिलिसिटी चेक होगी, और इलेक्ट्रॉन रिच होता तो न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक होती। ध्यान में बिठा लो माइंड में, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज की इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करना है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करना है। सो देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे, अब सवाल ये है कि कॉमन क्या क्या है। बच्चों हमेशा माइंड में रखिए, जो कॉमन चीज है उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कॉमन क्या है, अगर आप कॉमन चीज देखेंगे तो सभी के ऊपर ये कॉमन है, सबके ऊपर ये कॉमन है, सबके ऊपर ये कॉमन है, सबके ऊपर ये कॉमन है। एग्री और नॉट एग्री विथ मी? सबके ऊपर जल्दी से बोलो तो, सबके ऊपर ये कॉमन है कि नहीं? सबके ऊपर कॉमन है, जो मैंने घेरा है वो सबके ऊपर कॉमन है। अब सबके ऊपर कॉमन है तो जो बदल रहा है मैं उसको अब रेड कलर से दिखाना चाहता हूं। जो बदल रहा है, जो बदल रहा है वो क्या है? डिफरेंस ये H है, और यहाँ पे ये R है, यहाँ पे ये OR है, और यहाँ पे NR2 है, अगली वाले केस में O- है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब जितना ज्यादा, मोर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, लेस पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, लेस पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो चेक होती है वह दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब ये इस न्यूक्लियोफाइल से कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, इधर कितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इसको इलेक्ट्रॉन कितना अपनी तरफ खींचेगा, वो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहलाती है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी है। अब यहाँ से बिल्कुल अलर्ट हो जाए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज कीप इन द माइंड। सो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, और आर ओ सभी के अंदर है, ये फैक्टर सभी में कांस्टेंट है। बदल रेड वाला रहा है, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, और ये बदल रहा है, और ये बदल रहा है, मतलब H R O R और NR2 बदल रहे हैं। तो
अगर ये H इस पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को, अगर यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को अगर कम कर दे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, और ये पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी, सिंपल। तो H इज अ रेफरेंस, H को हम रेफरेंस मान लेते हैं। अब H को हटा के आपने CH3 लगाया, R लगाया। जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत आपको इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया होगा, तो H के रेस्पेक्ट में R को हम क्या बोलते हैं, सबको पता है, प्लस I ग्रुप। R मतलब अल्काइल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, MSc पास आउट हो, इंडक्टिव इफेक्ट, R इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो R इज द, सुनिए ध्यान से, R इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो H के रेस्पेक्ट में ये जो भाई साहब H है, H के रेस्पेक्ट में ये जो R है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करेगा, सुनिए ध्यान से सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, सो R की H की रेस्पेक्ट में R इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको निगेटिव चार्ज दे दीजिएगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वह कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बेटा बताइए जल्दी से। अगर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर है उस पे नेगेटिव चार्ज पंप कर दिया, पुश कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, जैसे मान लीजिए आग है और पानी फेंक दिया, आग है ना, आग है और उस पर पानी फेंक दिया, तो आग पे अगर पानी फेंक दिया तो आग की जो इंटेंसिटी है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि R चूंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीज जो करता है वह किस बॉन्ड से करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो जाहिर है अल्डिहाइड यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है H रिलीज नहीं कर रहा जबकि R रिलीज कर रहा है, तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वह इसके पॉजिटिव चार्ज के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब यहां से अगर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वह कम हो गई। अगर न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, राइट। बताओ तो फर्स्ट और सेकंड में, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूँ अल्डिहाइड को और सेकंड बोलता कीटोन को, तो इसमें आपको ये बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ, यस और नो प्लीज टेल मी, इंस्टेड ऑफ कि पूरा जब एक बार खत्म कर लिया बोले कि सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, तो उस सिचुएशन को आप समझ सकते हैं कितना दुखदारी होता है। ठीक है, लेकिन अब अभी बता दिए, एक एक करके बताएगा, नहीं समझ में आएगा तो यही समझाऊंगा, फिर आगे पूरा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम की बर्बादी होती है। नाउ अब समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए चलिए, किसी किसी का मैसेज, बहुत सारा मैसेज आता है ना, तो एक बार फ्लो होने से कोई किसी किसी का मैसेज छूट भी जाता है बेटा, तो आप बुरा मत मानना, आप क्लास खत्म होने के बाद पूछ लेना, ठीक है। बहुत एक बार 60-50 मैसेज आता है तो फिर पता नहीं चलता किसका कौन मैसेज है। नाउ अब फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, अब फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं। थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट का आपको पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट करता है, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट करता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांगली बॉन्ड होता है। अब देखिए यहाँ आर के बाद यहाँ आए, तो यहाँ आर के बाद जब आप स्टेप पे पहुंचे, आर है और ओ माइनस है। अब देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब अगर बच्चों आप लोग मुझे बताओ कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो क्या, इस कार्बन का भी 1 2 3 sp2, इसका मतलब इट हैज अ p ऑर्बिटल, देखो इट हैज अ p ऑर्बिटल, राइट। और ऑक्सीजन आल्सो हैविंग 1 p ऑर्बिटल, और उसके अंदर जो है एक, इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दे आर गोइंग टू डू द रेजोनेंस, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, CO नेगेटिव हो जाएंगे, है कि नहीं बेटा, और ये R हो जाएगा,
ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और R होगा और यहाँ पे एक पेयर रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, सुनो यहां ध्यान से, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन सिग्मा से जाता है और कहीं पाई से जाता है और कहीं नन बॉन्डिंग से जाता है, नन बॉन्डिंग पाई और सिग्मा, बच्चों जल्दी से बताओ 1 सेकंड के अंदर सबसे बेस्ट डोनर कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सिग्मा वाला कि पाई वाला कि नन बॉन्डिंग वाला? सब लोगों ने एक स्वर में बोला कि सर नन बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। तो इसका मतलब ये है, सुनिए सुनिए ध्यान से, इसका मतलब ये, अब सुनिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जब आप आर को कंपेयर करते हैं, आर को कंपेयर करते हैं, तो आर इज पुशिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन बाय द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे संजोग ऐसा बना, कंडीशन ऐसी बनी कि यहाँ पे ऑक्सीजन अपना नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इस कार्बन के ऊपर। तो जाहिर है कि ये सिग्मा बॉन्ड से कर रहा है, ये नन बॉन्डिंग से कर रहा है, तो नन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के चांस ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर पाएगा, मोर पुश कर पाएगा, है कि नहीं है, मोर पुश कर पाएगा। और अगर मोर पुश कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पॉजिटिव चार्ज, यहां मान लो यहां आग लगी है, बराबर आग लगी है, इस आग पे 1 बाल्टी पानी डाल दिया गया और इस आग पे 2 बाल्टी पानी डाल दिया गया। क्यों? चूंकि यहां से पानी के आने की इंटेंसिटी ज्यादा है, चूंकि वो नॉन बॉन्डिंग से ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आग की इंटेंसिटी है, जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी बेटा? इस वाले से, कीटोन वाले से स्ट्रेस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगी। और जब पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है सबको या नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक और बात मैं डिस्कस करूंगा, डिस्कस ये करूंगा, ध्यान से देखिएगा, डिस्कस ये करूंगा कि इस केस में सी और ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लो अभी लगा हुआ है, जगह नहीं है बट मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था, और यहाँ पे ओ है और आर है। अब इसमें 2 इफेक्ट है। एक इफेक्ट तो ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, सो दे पुल द इलेक्ट्रॉन, डाइपोल सी और ओ का तो ऐसे चलेगा, तो ये खींचेगा। अगर ये खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज पे अगर पॉजिटिव चार्ज बेटा डाल देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसी पे जितना आपको पूछना है पूछ लो, चूंकि ये जिंदगी भर आपको सताएगा, ये हर जगह आपको काम आएगा। तो अगर ये इस तरह से खींचते हो, तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं और माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। और एट द सेम टाइम्स दूसरी बात यह है कि ये देता भी है और देने की, लेता भी है और देता भी है, और नन बॉन्डिंग से दे रहा है, और देने की वजह से इसके ऊपर में ये आ रहा है। इसका मतलब ये है सिग्मा बॉन्ड से तो ले रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, एंड नन बॉन्डिंग से दे रहा है, तो आप जानते हैं कि देने की टेंडेंसी लेने से ज्यादा है, क्योंकि वो किससे दे रहा है? नन बॉन्डिंग से दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे आप पढ़िएगा, तो इस केस में जो रेजोनेंस इफेक्ट है, यानी आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द माइनस आई इफेक्ट, मतलब जो दोनों बात हो रही है। जैसे जैसे क्या कर रहा है कि अगर कोई क्लास में कोई लड़का है जो बदमाशी भी करता है और पढ़ने में भी अच्छा है, तो बदमाशी भी करता है, पढ़ने में भी अच्छा है, इसलिए उसकी जो थोड़ी बड़ी जो बदमाशी है वह इग्नोर कर दी जाएगी और अच्छाई को जो है ऊपर लाया जाएगा। उस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम ऑक्सीजन नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, और देने वाली ज्यादा है और लेने वाली, खींचने वाली कम है, इसीलिए रेजोनेंस वाला डोमिनेंट कर गया। तो यहाँ पे अगर हम कीटोन से कंपेयर करेंगे ईस्टर्स का, तो ईस्टर्स के कार्बन, ईस्टर का ये जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज कीटोन के कंपोजिशन में और भी कम होगा, और अगर और भी कम होगा पॉजिटिव चार्ज बेटा, तो इस ईस्टर्स की कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कीटोन से भी कम होगी। यहां तक बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या?
अल्डिहाइड से कीटोन वाला एक्सपेंशन समझ में आया, सॉरी अल्डिहाइड से कीटोन वाला समझ में आ गया था। कीटोन से स्टर्स वाला समझ में आया क्या? कीटोन से स्टर्स का एक्सपेंशन समझ में आया क्या? क्योंकि स्टर्स के अंदर नन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, स्टर्स के अंदर नन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। अब यहां देखिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउ द, अब देखिए बेटा, अब आप यहाँ पे पहुंच गए थे, सुनिए ध्यान सुनिए, यहाँ पहुंच गए थे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इससे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके यहाँ से यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए मसला ये है कि इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो CO नेगेटिव, R हो गया पॉजिटिव हो गया बेटा, और यहाँ पे N है और R है और R। अब जहां तक लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देने की बात थी, तो ये तो अमाइड में भी है भाई। कीटोन के अंदर चलो सिग्मा बॉन्ड से दे रहा था, लेकिन स्टर्स के अंदर तो नॉन बॉन्डिंग से दे रहा था, और अमाइड के अंदर भी नॉन बॉन्डिंग से दे रहा था। अब देखते हैं दोनों में ज्यादा कौन दे। अब एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जल्दी बता दो हु इज बेटर डोनर। एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हु इज बेटर डोनर? हु इज बेटर डोनर? तो ऑफ कोर्स द ऑक्सीजन इज बेटर डोनर। ऑक्सीजन इज बेटर डोनर, सॉरी आई एम सॉरी, ऑफ कोर्स द नाइट्रोजन इज बेटर डोनर, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वह बेटर डोनर होगा, राइट। सो देयरफॉर नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में और ज्यादा, मतलब अगर ऑक्सीजन 2.5 बकेट पानी डाल रहा था आग पे, तो नाइट्रोजन 3 बकेट पानी डाले। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा है, बिकॉज डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। अगर डोनर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर डोनर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन बहुत डाल दिया, 3 बाल्टी पानी डाल दिया, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, यह जो पॉजिटिव चार्ज, ये अल्काइल वल्काइल ग्रुप से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये उसके ऊपर है। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ भी वो अल्काइल नहीं, डायरेक्टली जो अटैच एटम है उससे डिफरेंशिएट ना हो तब उसके बगल पे डिसाइड करते हैं। यहाँ तो डायरेक्टली अटैच एटम से डिसाइड हो रहा है बेटा। तो अभी जो बोल रहा हूँ सुनो, तो ज्यादा अपना दिमाग लगाओगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। अभी मुझे सुन लो, उसके बाद जो मगर लगाना हो लगाते रहना। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा प्लीज, कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से खुद डिसाइड हो रहा है ना। सबसे ज्यादा इफेक्ट तो होता है जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसका, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। जब इसी से डिसाइड हो जाएगा तो फिर हम आगे क्या बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो जाहिर है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम हो जाएगी। अब बताओ ईस्टर से अमाइड में आने का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया क्या? कीटोन से जब ईस्टर्स में आए तो कहे कि एक में सिग्मा बॉन्ड से जा रहा है और एक में नॉन बॉन्डिंग से जा रहा है। जब ईस्टर्स टू एमाइड गए, जब ईस्टर टू एमाइड गए, ईस्टर्स टू एमाइड गए तो दोनों में नॉन बॉन्डिंग से जा रहा है। ईस्टर्स टू अमाइड गए तो दोनों में नॉन बॉन्डिंग से जा रहा है, लेकिन अमाइड के अंदर नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है और ईस्टर्स के अंदर ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अमाइड वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को और कम कर देगा, और कम कर देगा तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन is directly proportional to positive charge on the carbonyl carbon. Electrophilicity of carbonyl carbon is directly proportional to the positive charge of the carbonyl carbon. अब लास्ट आइए, अब कोई एक तुम लोग में से कोई आदमी बता दो जरा, ये लास्ट वाला जो बेटा है उसको क्या एक्सप्रेस में भाई, द कार्बोक्सिलेट इज सबसे पीछे क्यों? हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट प्राची पटेल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
ड्यू टू चार्ज, नेहा त्रिपाठी, एक्सीलेंट बेटा, पुनीत कौर, एक्सीलेंट, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। बिकॉज क्या होगा, अब हमने कल ही आपको बताया था कि अगर एक नाइट्रोजन है और इवन दो ऑक्सीजन है, बट द नाइट्रोजन इज न्यूट्रल and oxygen is the negative charge, they are also going to push the electron by the non bonding, but ये negatively charge है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर एक मान लीजिए अल्कोक्साइड है और R नेगेटिव है और एक NH3 है, तो इसमें O नेगेटिव ही जो जाके है उसकी डोनाबिलिटी ज्यादा होगी। इवन दो दिस इज द ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, बट नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज होते हैं उनकी डोनाबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड देयरफॉर अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो कार्बोनाइल कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, और कार्बन कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अगर खत्म हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ इन जनरल द ऑर्डर ऑफ, इन जनरल द ऑर्डर ऑफ, बोलिए, इन जनरल द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन इज अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एस्टर, देन अमाइड, देन कार्बोक्सिलेट। थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए चाहता हूं, और वो कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट करना चाहता हूं कि मान लिया जाए कि यहाँ पे, अच्छा छोड़िए मैं इसको पहले पूरा कंप्लीट कर दूं फिर पूछूंगा। यहाँ पे देखिए लास्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे लेकिन बाद में पूछेंगे। अब कौन रह गया बताओ तो मैसेज करके, इस सीरीज में कौन रह गया बेटा, एक कोई रह गया बताओ जरा, कौन रह गया इस सीरीज में, एक रह गया इस सीरीज में, एक रह गया, कौन को एक्सप्लेन नहीं किया, किसको एक्सप्लेन नहीं किया, किसको एक्सप्लेन नहीं किया? एसिड क्लोराइड को कर दूं या आता है? एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, कर दूं या आता है? करूं या आपको आता है पहले से पता है? नहीं करना, चलिए हम तो करेंगे ही। अब देखिए क्वेश्चंस का हेडिंग ये है इस स्लाइड का कि व्हाई द एसिड क्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पे, एसिड क्लोराइड इज व्हाट, एसिड क्लोराइड आर C डबल बॉन्ड O और Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड, और इनफैक्ट ऑल एसिड हैलाइड के लिए। अब एसिड क्लोराइड में अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये बनता है O नेगेटिव, O नेगेटिव, कार्बन R, एंड दिस इज द Cl एंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो हेलोजन CCl बॉन्ड, ये जो CCl बॉन्ड है देख रहे हैं आप, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, आप इस तरह से भी इसको देख कंपेयर कर सकते हैं, O नेगेटिव C और R, और यहाँ पे आपका हो गया आपका एस्टर्स O और ये R, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, कार्बन और क्लोरीन में अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सिंस द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3 और कार्बन इज 2.5, तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि डाइपोल ऐसे चलेगा। एग्री और नॉट एग्री? कार्बन के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर में, क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर जनरेट करते हैं, मतलब इंटेंसिफाई करते हैं चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज विल इंटेंसिफाई विद द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विल इंटेंसिफाई विद द नेगेटिव चार्ज, but the positive charge will dilute with the negative charge and vice versa. So what I want to tell you, so this is called inductive effect, और इस inductive effect की बिना पे they are going to withdraw the electron like this, and if they are going to withdraw the electron like this, they create a delta negative and they create a delta positive. Agree? और अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई हुआ, इंटेंसिफाई हुआ, और अगर इंटेंसिफाई हुआ चार्ज, कार्बन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई हुआ, देन व्हाट विल हैपन,
the electrophilicity of the carbon is going to be increased. At the same times, when we are discussing in the esters, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो इवन क्लोरीन से भी ज्यादा हो, 2.5 और 3.5। इसका मतलब है कि ये तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और यहाँ पे तो क्लोरीन से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। सो दिस इज ऑपरेटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इशू होगा। एट द नेक्स्ट लेवल, if I discuss about in this case at the next level what will happen, कि अब दूसरी बात ये है कि इस ऑक्सीजन और इस पे एक 2p ऑर्बिटल खाली होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, कार्बोकैटायन के ऊपर एक ऑर्बिटल खाली होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दे आर गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन, हाउ, because it has a empty orbital, carbon has an empty orbital and oxygen having the filled orbital, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, they are going to donate the electron। और इसके लिए जो स्पेस में इंटरेक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैट इज इन बिटवीन 2p and 2p। 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डबल बॉन्ड O। एग्री? नाउ द सेम थिंग्स इज, और यहां से ये क्या करता है, इससे डोनेट करता है, और डोनेट करके अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बाय इंडक्टिव इफेक्ट, एक तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचता है और एक ऐसे देता है, इधर सिग्मा से खींचता है और इधर नॉन बॉन्डिंग से देता है। और मैंने कहा था अभी जब स्टेस का एक्सपेंशन कर रहे थे, तो नॉन बॉन्डिंग यानी देने वाली एबिलिटी जीत जाती है, चूंकि नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, और दिस ओवरलैप इज इन बिटवीन 2p एंड 2p। बट इन द केस ऑफ हेलोजेंस, एसिड हैलाइड के केस में अगर हम बात करें, एसिड हैलाइड के केस में, क्लोराइड के केस में बात करें, ऑफ कोर्स हियर इज आल्सो, ये C और R है, O पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एंड दिस एम्प्टी ऑर्बिटल इज 2p, दिस एम्प्टी ऑर्बिटल इज 2p, एंड क्लोरीन के ऊपर जो ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर क्लोरीन के ऊपर 3p में है, and therefore they are going to donate the electron and overlap is 2p and 3p। एक का साइज स्मॉल है और एक का साइज बिग है, और अगर दोनों का साइज सेम साइज का हो तो प्रॉपर ओवरलैप होता है। जैसे मेरे पास, आज मैं उस स्लाइड पे नहीं पहुंच पाऊंगा आज, लेकिन मैं दिखा सकता हूं, यहाँ पे इसी स्लाइड में कहीं लिखा हुआ नहीं है। सपोज कीजिए 2 पर्सन्स है, एक मान लीजिए द ग्रेट खली, समझ रहे हैं, एक द ग्रेट खली, एक ग्रेट खली को जानते हैं, द ग्रेट खली अपने, और एक सचिन तेंदुलकर, दोनों को आप ओवरलैप करा दीजिए, क्या ये परफेक्ट ओवरलैप होगा? जल्दी बताओ, यस और नो। द ग्रेट खली एंड सचिन तेंदुलकर, दोनों को अगर आप ओवरलैप करा दीजिए, दोनों को गले मिलवा दीजिए, तो क्या प्रॉपर ओवरलैप होगा? और अगर प्रॉपर ओवरलैप नहीं होगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और बॉन्ड अगर प्रॉपर ओवरलैप नहीं होगा तो बॉन्ड जो बनेगा वो वीक बनेगा। और इसलिए इस केस में ये 2p 3p ओवरलैप होने की वजह से इसमें जो होता है, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस R इफेक्ट और ये वाला माइनस I इफेक्ट। सरप्राइजिंगली इन दिस केस द माइनस I इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डोमिनेंट ओवर प्लस R इफेक्ट। जबकि इस केस में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है और ये भी 2p है, इसलिए माने दोनों सेम साइज का है, तो सचिन तेंदुलकर को अगर सचिन तेंदुलकर के साइज के आदमी से ओवरलैप कराइएगा तो परफेक्ट ओवरलैप होगा, परफेक्ट मैच करेगा। बात समझ में आ रही है? सो देयरफॉर यहाँ 2p सेम साइज का है, और 2p ओवरलैप इज बेटर देन दैट ऑफ द 2p 3p ओवरलैप। इसीलिए यहाँ पे CCl जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ का पाई बॉन्ड वीक होगा, लेकिन जो CO बॉन्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसीलिए इस केस में रेजोनेंस डोमिनेट नहीं करता, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या होता है बेटा? रेजोनेंस डोमिनेट कर जाता है। और इसीलिए क्या होता है, ये पुल इलेक्ट्रॉन करेगा, और ये जब पुल इलेक्ट्रॉन करेगा, समझ में बात आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, पुल वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, दे विल क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज मोर, और अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा मोर, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी इनहांस कर जाएगी।
एक मिनट बच्चों, एक बात समझो, एक बात समझो। देखो अपने इंडिया में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है। मान लीजिए एक हम खड़े हो गए इलेक्शन में, टोटल गांव में 100 वोट्स है, और एक को आया, हमको आया 51 और दूसरे का आएगा 49, है ना। तो हु इज विनिंग कैंडिडेट? मुझे 51 आ गया और दूसरे का आ गया 49, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताइए? 51। 51 डोमिनेंट हो गया, मतलब मैं लीड कर गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे अगेंस्ट में अपोजिशन नहीं है, 49 लोग तो मेरे अपोजिट में ही है। लेकिन यही है कि जो डोमिनेंट कर गया उसी की चलती है, वही सरकार बनाता है। तो डोमिनेंट कौन कर गया इस केस में? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट कर गया। चूंकि जो रेजोनेंस से जो ओवरलैप हो रहा था, 2p 3p ओवरलैप हो रहा था, दैट इज नॉट परफेक्ट मैच ओवरलैप, परफेक्ट ओवरलैप नहीं है। इसलिए इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा, मतलब ये डोमिनेट करेगा। और जो डोमिनेंट होता है वही डिसाइड करता है। एक बार डोमिनेंसी डिसाइड कर गई तो कितना अच्छा कोई दूसरा आदमी है वो डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। भला या बुरा जो डोमिनेट कर गया उसी की चलेगी, इतना कीप इन द माइंड। हालांकि उसके अगेंस्ट में 49 लोग है, बट इसकी नहीं चलेगी, इस आदमी की चलेगी। क्यों? चूंकि वो डोमिनेट करता है। तो इसी तरह से अगर दो फैक्टर अपोजिंग है, एक इधर है और एक इधर है, जैसे मैं कह रहा हूं कि दिल्ली जाना है और आप बच्चे भी कह रहे हैं कि दिल्ली चलना है, ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मेरा मन है कि दिल्ली जाना है और आपका भी मन है दिल्ली जाना है। दो आदमी अलग अलग है लेकिन दोनों का सेम थॉट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिल्ली जाना है और आप कह रहे हैं कि नहीं मुंबई जाना है, तो ये एक का थॉट है दिल्ली जाना और एक का थॉट है मुंबई जाना। मुंबई जाना और दिल्ली जाना दोनों का अलग अलग थॉट है, लेकिन जो डोमिनेंट करेगा, जैसे सपोज कीजिए आपके केस में मैं डोमिनेंट कर गया, तो आपको मेरी बात ही माननी पड़ेगी। बल्कि आपका नेचर मुंबई जाने का है, बट आप मुंबई नहीं जा रहे, मेरे साथ दिल्ली जा रहे हैं। वही बात है यहाँ पे क्या है, इससे इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंजुगेशन हो जाए और उससे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट ए डोमिनेंट फैक्टर, नॉट अ डोमिनेंट फैक्टर। ये डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, नॉट अ डोमिनेंट। और अगर ये डोमिनेंट फैक्टर नहीं है तो जो डोमिनेंट है वही डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। तो डोमिनेंट ये डिसाइड करता है कि पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और अगर पॉजिटिव चार्ज बेटे यहाँ आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। एंड इसीलिए एसिड हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इवन अल्डिहाइड से भी ज्यादा होती है। क्योंकि अगर आपको पूछा जाए कि मान लो ये आर है, आपसे अगर पूछा जाए कि मान लो ये आर है, ये आर है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है, और ये आर है, डबल बॉन्ड एच है, तो यहाँ पे एच तो रेफरेंस हो गया, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और यही फैक्टर जो है आपको देखना है, और इसी वजह से जो है यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। So that's all for today. God bless you to all of you. May I hope you understand the lecture. This was a very important point. अभी कल इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। फ्लोरीन के केस में भी होगा, फ्लोरीन के केस में भी इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बेटा वो मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो वहां भी कोई भी, अब मैं इतना कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आर सी डबल बॉन्ड एक्स है, चाहे वो एक्स की वैल्यू फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, सबकी रिएक्टिविटी अल्डिहाइड से ज्यादा ही होती है। एसिड हाइलाइड चाहे वो फ्लोरो है, चाहे वो ब्रोमो है, चाहे वो क्लोरो है, वट एवर, उनकी रिएक्टिविटी अल्डिहाइड से ज्यादा होती है, क्योंकि उन सभी केसेस के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। ओके, जिनको डाउट है मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। जिनको डाउट नहीं, यू मे लीव द क्लास नाउ, यू आर अनम्यूटेड, यू मे आस्क द क्वेश्चन। लास्ट स्लाइड वाली ये बता दीजिए। कौन सा बेटा? लास्ट स्लाइड, यही लास्ट स्लाइड, ये जो है खुला हुआ, ये नो ये जो आपने ड्रॉ बनाया है, इसमें आपने लास्ट में क्या कहा? स्लाइड नंबर 8 पे ना, जहाँ पे अभी ओपन उसी में पूछ रहा है। यस सर, यस सर। मैं इसमें कह रहा हूँ कि किसी बच्चे ने अभी मैसेज में पूछा था कि सर फ्लोरीन ले लेंगे तो क्या होगा। आपने तो एसिड क्लोराइड की बात की थी ना, अगर फ्लोरीन ले लेंगे तो यहाँ पे तो फिर 2p ओवरलैप हो जाएगा ना। फ्लोरीन के केस में किसी ने ये अभी मैंने बताया नहीं, किसी ने सवाल पूछे, मुझे कल बताना है एक्चुअली। तो ये
बोल रहा था कि वो अच्छा ठीक है आप वहां, तो वो मेरी बात मान गया कि 3p ओवरलैप है क्लोरीन के केस में, लेकिन फ्लोरीन ले लेंगे तो क्या होगा, ये भी 2p का है, ये भी 2p का है। तो मैंने उसको आंसर किया कि फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अमंग ऑल पीरियोडिक टेबल, इसीलिए फ्लोरीन के केस में भी इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, और यहाँ सर पे मैं कुछ बता सर। ऑल पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट होगा और इसकी Yes, sir. इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ही ज्यादा होगी, ये बता रहा था। Thank ये you, sir. पढ़ाया नहीं Sir, excuse me. सर क्लियर सर। जी जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर जैसे कि हमने वहां पे देखा -I और +R इफेक्ट, ये हमें इन जनरल कोई एक डोमिनेट नहीं करेगा, वो हमें कंपाउंड से ही पता चलेगा कि कौन डोमिनेट करेगा। जब हम GUC में आगे ये सब खत्म करने के बाद बहुत जल्दी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू करने वाले हैं 1-2 लेक्चर के बाद, तो जी। इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. इफेक्ट में पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिज्म, ये सब पढ़ेंगे। वहां पे बताएंगे आपको कि 99% केस में रेजोनेंस डोमिनेट करता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे अगर, जैसे मैं ये डोमिनेंसी की बात क्यों हुई, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके विचार है कि दिल्ली चला जाए, ठीक है, दिल्ली Yes, चला sir. जाए, और मेरा भी विचार है दिल्ली चला जाए, ऑल तो दोनों आदमी अलग अलग है, अलग माइंड के आदमी हैं, लेकिन दोनों का सेम विचार है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि इधर चलते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट कहता है। रेजोनेंस कहता है कि हम इधर चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंडक्टिव वो बोले कि हम इधर चलते हैं और रेजोनेंस कहता है कि हम इधर चलते हैं, तो जब एक का मन हो दिल्ली जाने का और दूसरे का मन हो मुंबई जाने का, तब डोमिनेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। ज्यादातर केसेस में 90% केसेस के अंदर या 99% केसेस के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। ये सब डिस्कस करना है, क्योंकि जी। रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है या तो नॉन बॉन्डिंग से करता है या पाई से करता है, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से जो चलता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चलता क्लियर है, सर, क्लियर। और सिग्मा Yes, sir. बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, और टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुश्किल होता है, समझ रहे हो बेटा। जी, हाँ इसलिए सर, क्लियर। रेजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। हालांकि देयर आर सफिशिएंट एग्जांपल, कुछ बहुत सारे 4, 5, 6, 7 एग्जांपल है जहां पे कभी कभी उल्टा भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करने लगता है रेजोनेंस पे, और सबके अपने अपने रीजन है। एक एग्जांपल उनमें से आज मैंने डिस्कस किया था, दूसरा Yes, एग्जांपल sir. डिस्कस करेंगे हेलोबेंजीन के केस में, इन सब केसेस में डिस्कस करेंगे। तो टाइम थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. 90% केसेस में बेटा जो है रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जहाँ पे ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू Yes, सर। सर नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। एक एक करके आराम से पूछो बेटा। हाँ सर स्लाइड नंबर 3 में एग्जांपल 5 एक बार बताएंगे क्या? जी, एग्जांपल 5 में सर क्या पूछ रहे हो बाबू? सर इसी में ऑक्सीजन 1 है सर, वो हार्ड बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन 2 सॉफ्ट, इसी को एक बार बता ना दीजिए। ना, ऑक्सीजन 2 सॉफ्ट नहीं, नाइट्रोजन सॉफ्ट। ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 2 बोथ आर सेम, बिकॉज इफ यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अब ऑक्सीजन 2 पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो जब हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया तो उस टाइम बताया था कि O1 इज इक्वल टू O2, O1 और O2 में कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस किस में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो ऑक्सीजन 1 या ऑक्सीजन 2 अलग अलग नहीं, दोनों सेम है। ये हम एरो जो देख रहे हैं वो नाइट्रोजन पे दिखाया हुआ है सॉफ्ट, नाइट्रोजन सॉफ्ट है, ऑक्सीजन हार्ड। ओके ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर, सर बोल रहे थे कि जो आप पाई स्टेबलाइजेशन वो लिखा है ना वो स्लाइड में, आई थिंक 7th स्लाइड में, सर उसका मतलब पाई स्टेबलाइजेशन स्मॉल मतलब? पाई स्टेबलाइजेशन 5 नंबर स्लाइड में तो कहीं नहीं लिखा है। 7 स्लाइड नंबर 7 बोल रही है। हाँ सर, यही बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर पाई स्टेबलाइजेशन पाई मतलब? स्टेबलाइजेशन मींस जो पाई बॉन्ड, पहले बॉन्ड कौन बनता है? पहला बॉन्ड पहला बॉन्ड सिग्मा। उसके बाद अब जो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, उससे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। तो ये मैं बताया ना, जब ये Cl इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा तो एक तो C और Cl के बीच सिग्मा बॉन्ड पहले से है ना बेटा, अब कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो कहता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3p और 2p ओवरलैप है, तो ये ब्रेक करके फिर क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। और चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे देखो C डबल बॉन्ड C के बीच बॉन्ड बनाओगी ना, और C डबल बॉन्ड O के बीच बनाओगी, तो किसके अंदर पाई बॉन्ड बने रहने की चाहत ज्यादा है? कार्बन कार्बन। क्यों?
क्योंकि ये भी 2.5 और ये भी 2.5, लेकिन यहाँ पे कितना बेटा 2.5 और ये कितना 3.5, तब पाई बॉन्ड इजिली ब्रेक करके कहाँ चला जाएगा बताइए, ऑक्सीजन की तरफ। तो यही बोल रहा है कि CCl के केस में जो होता है वो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे करके, नॉन बॉन्डिंग जो क्लोरीन के ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन दे करके ये जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे करके जो पाई बॉन्ड बनाता है, उसकी जो बनने की जो टेंडेंसी है और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है। क्यों कम है? बिकॉज क्लोरीन इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड कॉन्सिक्वेंटली इस इलेक्ट्रॉन मैच इज पुअर। तो अगर दो एटम के बीच में ए और बी में अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो तो सिग्मा बॉन्ड हो चाहे वो पाई बॉन्ड हो, उसकी मजबूती ज्यादा होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाए तो फिर क्या होता है, ब्रेकेज के चांस। जैसे आप सिंपल बात देखो ना, जैसे मान लीजिए आप का मैच ऐसे परिवार से होता है, मान लीजिए जहाँ पे दोनों का स्टेटस सेम है तो रिश्ते ज्यादा दिन चलते हैं, लेकिन मान लीजिए एक यहाँ है और एक यहाँ फैमिली है, तो जाहिर है जल्दी सब रिश्ते ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 2 एटम्स के बीच कम है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो इजिली ब्रेक हो जाता है। एक बात तो यहाँ पे लिखिए ये, और दूसरी बात मैंने जो एक्सप्लेन की हुआ, चूंकि यहाँ पे जो 2p 3p ओवरलैप है क्लोरीन के केस में, तो इसलिए क्या होगा कि एक का साइज बिगर है और एक का साइज स्मॉलर है। जैसे ग्रेट खली को सचिन तेंदुलकर से मैच कराओगे तो पुअर ओवरलैप होगा और उन दोनों के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं बनेगी। वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर एक ऑर्बिटल है जो 2p 2p ओवरलैप कर सकता है और एक 2p 3p कर सकता है, तो आप बॉन्डिंग में पढ़िएगा भी 2p 2p ओवरलैप इज बेटर ओवरलैप, और इससे बॉन्ड जो बनता है बेटा वो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा इन कंपेयर टू द 2p 3p। यही बोला। अच्छा ठीक है पाई सर। बॉन्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन। हो गया? ओके सर, थैंक यू। सर एक सेकंड, मुझे ये पूछना था कि जो स्लाइड 5 है, एक बार प्लीज उसे खोलेंगे। 6 तो ये है बेटा। फिफ्थ सर, फिफ्थ। यस सर, जो सर इसमें सेकंड एग्जांपल है उसमें C डबल बॉन्ड O वाला जो है उसमें सर ये है कि जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए तो जरूरी है कि इतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ना करे। ये वाले करो ये। हाँ जी सर, हाँ जी सर। जैसे नहीं, इसमें ये सर तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे बॉन्ड्स भी 2 हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन सर से ये गलत एक पड़ा हुआ है, बहुत सारे नहीं, 4 ही है। हाँ सर वही, तो जैसे सर इलेक्ट्रॉन सब कम हो गए फिर तो ठीक हो गया सर। ये हमसे मिस्टेक हो गया था। 6 हाँ इलेक्ट्रॉन, सर, ऑक्सीजन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन नहीं ना होता हाँ है, जी 6 ही सर, होता है। वही वो मैं गलती सर से यही पड़ के गया। डाउट में चल रहा था सर, हुआ क्या है यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था। बेटा वो गलती से हाँ कभी जी कभी सर। अब तुम लोग थोड़ा समझ जाया करो, बेसिक केमिस्ट्री थोड़ी ना चेंज हो सकती है। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हम 8 डाल यस दें तो सर, 8 थोड़ी हो जाएगा। कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, यस इधर सर, लग जाता है। ओके सर, और कोई ओके, दिक्कत नहीं? थैंक यू यस सर। ठीक है, ओके बाय।